नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी काव्य जगत में। बच्चों, हमारे अध्ययन का विषय है आज 9वीं कक्षा हेतु निर्धारित क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर, और जिसके रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। कविता पढ़ने से पूर्व आइए जान लेते हैं कवि केदारनाथ का संक्षिप्त जीवन परिचय। लोक जीवन और सशक्त वाणी के माध्यम से लोगों के दिलों पर छा जाने वाले हिंदी के जाने माने कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म बांदा जिले के कमासिन गांव में 1 अप्रैल 1911 को हुआ। इनका निधन 22 जून 2000 को हुआ। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी और बच्चों इनकी प्रमुख रचनाएं थीं अपूर्वा, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी आदि। ये हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। आइए अब जान लेते हैं इस कविता में कवि ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है। इसमें बच्चों कवि ने क्या बताना चाहा है कि प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्रगहना नामक से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है। बच्चों कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि तो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत विशेष चीज़ ढूंढ लेता है और न जाने उसकी कल्पना कहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस कविता में भी केदारनाथ अग्रवाल जी ने कुछ ऐसा ही किया है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है, यानी प्रकृति के सौंदर्य को कवि ने शहर से जोड़ा है। तो किस प्रकार से दोनों में समन्वय स्थापित किया है कवि ने, आइए देखते हैं बच्चों। पहले पढ़ते हैं कविता। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो आइए बच्चों व्याख्या कर लेते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं कविता का कि कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि देख आया चंद्रगहना। अभी अभी आपको बताया था कि कवि बच्चों एक चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है और जब लौटा तो रास्ते में खेत पड़े। कवि किसान है, खेतों ने उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो कवि क्या कहता है, देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। तो कवि चंद्रगहना से लौटते समय एक खेत की मेड़ पर बैठ जाता है। अब मेड़ क्या होती है बच्चों? मेड़ होती है खेत के चारों ओर बना देते हैं ना, बाउंड्री जिसे कहते हैं,
चार दीवारी थोड़ी ऊंची उठा करके मिट्टी को, और उससे बीच में भागों में भी बांट देते हैं। जैसे अलग अलग क्यारियाँ खेतों में होगी ना, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए, उसके लिए भी बीच में जैसे रेखाएं खींच देते हैं, तो उस तरह से बीच में ऊंची मिट्टी जो उठी हुई होती है एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए, तो इससे पता भी लग जाता है ये एक खेत है और ये दूसरा खेत है। तो इस प्रकार से उस खेत की मेड़ पर बैठा है कवि और अकेला है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। प्रकृति के कवि हैं। प्रकृति ने कवि को इस कदर लुभाया है कि बच्चों, कवि क्या कहते हैं, संपूर्ण सौंदर्य कवि को प्रकृति में दिखाई दे जाता है। तो कवि खेत में चने के पेड़ों को, चने के छोटे छोटे पौधों को देखकर क्या कहते हैं, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। ठिगना मतलब छोटा, छोटे कद का। ये जो हरा चना है, हरे चने का पौधा है, ये कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, एक बीते के बराबर। बीते का मतलब होता है बच्चों बालिश्त, यानी अपने अंगूठे से लेकर और छोटी उंगली तक का स्थान, उसको कहते हैं एक बालिश्त भर का स्थान। तो एक बालिश्त भर के जितना बड़ा वह छोटे छोटे कद का जो है चने के पौधे ऐसे लग रहे हैं खेत में। बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, और उन चने के पौधों पर गुलाबी फूल खिले हुए हैं, और वो गुलाबी फूल ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो कोई छोटे कद का व्यक्ति गुलाबी पगड़ी बांधकर सज धज कर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली। अब जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए छोटे कद का व्यक्ति खड़ा है, उसमें दूल्हे की भी कल्पना की है कवि ने कि मानो गुलाबी पगड़ी बांधकर दूल्हा खेत में सज धज कर खड़ा हुआ है, और उस हरे चने के पास में ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। जो अलसी है, अलसी भी एक प्रकार का, जैसे सरसों होती है इसी तरह से अलसी के दाने होते हैं, अलसी का बीज होता है, और आजकल तो वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, उसकी खेती की जाती है काफ़ी। तो अलसी के पौधे उगाते नहीं, अपने आप ही उग जाते थे पहले खेतों में खरपतवार की तरह से। तो बिल्कुल हरे चने के साथ सट कर उगी हुई है, उसके बिल्कुल साथ सट करके अलसी का पौधा उगा है, और वो बिल्कुल कैसी है, पतली दुबली, यानी उसका तना जो है बहुत ही सुकोमल है। और इसीलिए कवि ने कहा है देह की पतली कमर की है लचीली, यानी जब भी हवा चलती है तो दाएं बाएं हिलती है, कभी झुक जाती है, कभी खड़ी हो जाती है। और क्या विशेषता है उसकी, नील फूले फूल को, नील का मतलब नीले रंग के, फूलों को सिर पर चढ़ाकर, यानी अलसी के फूल नीले होते हैं, नीले फूल खिले हुए हैं उस पर, तो उन फूलों को अपने सर पर चढ़ाकर, जो फूल खिले हुए हैं तो उन्हें नीले फूलों को देखकर मानो वह ऐसे कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, कि जो भी मेरे इन नीले फूलों को छुएगा, इनका स्पर्श कर लेगा, मैं उसी को अपने हृदय का दान दूंगी। तो यहाँ पर बच्चों कवि क्या कहना चाहता है, कवि ने यहाँ पर अलसी को एक सुंदर और सुकोमल नायिका के रूप में चित्रित किया है। तो वो क्या कहती है, उसका मन बहुत ही चंचल है और अपने प्रिय से मिलने के लिए वह बहुत ही व्यग्र है, आतुर है अथवा बेचैन है। और वह क्या कहती है कि उसका प्रथम स्पर्श करने वाले को ही वह अपने हृदय का दान देगी, अर्थात उससे विवाह कर लेगी। तो यहाँ कवि ने अलसी का मानवीकरण किया है। मानवीकरण तो बच्चों पूरी काव्यांश में ही किया हुआ है कि देखिए, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, तो चने का भी मानवीकरण किया है। बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, तो अपने गुलाबी पगड़ी बांधकर सिर पर इस प्रकार से खड़ा है मानो कोई दूल्हा सजकर खड़ा है। तो ये सारी बातें जो हैं मनुष्य की क्रियाएं हैं, मनुष्य की गतिविधियां हैं, और सारी मानव की गतिविधियों को कवि ने
जड़ चीज़ों में, निर्जीव चीज़ों में आरोपित करके इनका मानवीकरण कर दिया है। आगे चलते हैं। कह रही जो छुए दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। और सरसों की तो बात ही मत पूछो, वहीं पास में सरसों का खेत भी है और पीले फूल उस पर खिले हुए हैं। आप सब जानते हैं सरसों के फूलों का रंग कैसा होता है, पीला। तो कवि क्या कहता है, ब्याह मंडप में पधारी, कि सरसों भी एक कैसे क्या है, अल्हड़ नायिका है। और सयानी कहने से कवि का क्या तात्पर्य है कि सरसों की तो बात ही मत पूछो, वह तो सबसे सयानी हो गई। मतलब सरसों के पौधे बिल्कुल बड़े हो गए, वो हर प्रकार से उनका विकास हो गया, सरसों पक चुकी है और वह कटने के लिए तैयार है। मतलब अब उसको काटा जा सकता है। लेकिन कवि ने मानवीकरण करते हुए क्या कहा है कि सरसों जो है वो ऐसी युवती है जो अब बड़ी हो चुकी है, अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। और लगता है कि अब वह विवाह के लिए ब्याह मंडप में पधारी, विवाह के मंडप में पधारी हुई है, विवाह के मंडप में हाथ पीले करके आ गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, और ऐसे लगता है कि मानो साक्षात फागुन का महीना उस विवाह में फाग के गीत गाता हुआ स्वयं ही आ गया है। क्योंकि ये परंपरा है समाज में, विवाह में लोकगीत गाए जाते हैं, स्त्रियां गाती हैं। तो ऐसे लगा कि मानो, क्योंकि फागुन का ही महीना होता है जिस समय सरसों खिलती है, तो लगता है साक्षात फागुन का महीना है, विवाह के गीत गा रहा है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि क्या कहता है कि मैं देख रहा हूँ, यानी खेत की मेड़ पर बैठा बैठा कवि क्या देखता है, क्या कल्पना करता है कि मानो यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, और प्रकृति चारों ओर प्रेममयी दिखाई दे रही है। मंद पवन चल रही है, सुहावना मौसम है और हरे भरे खेत हैं और उनकी सरसों की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। यानी बहुत ही सुहावना और सुंदर मौसम है, मन को सुख देने वाला है। तो उसको देखकर कवि ने कहा है कि प्रकृति के प्रेम का आंचल हिल रहा है। रूपक अलंकार है यहाँ पर अनुराग अंचल। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि क्या कहते हैं, इस व्यापारिक नगर से, व्यापारिक नगर कहा है कवि ने शहर को, कि इस शहर से प्रेम की प्रिय उपजाऊ भूमि अधिक है। व्यापारिक नगर से प्रेम की जो प्रिय भूमि है वो बहुत अधिक उपजाऊ है। यानी जो गांव का वातावरण है वो शहर के वातावरण से बहुत अधिक बेहतर है। क्योंकि शहर में व्यापारिक का मतलब क्या होता है, व्यापार करने वाला। जो व्यापारिक दृष्टि से किसी चीज़ को देखेगा तो उसके अंदर से केवल स्वार्थ ही होगा। तो कवि कहता है जो शहर के लोग हैं वो स्वार्थी होते हैं, लेकिन गांव में प्रेम होता है लोगों में आपस में। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो यहाँ पर स्वार्थ नहीं है, अपनापन और प्रेम गांव में ही दिखाई देता है। तो यहाँ के लोगों में एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम होता है, लगाव होता है। और इसके विपरीत शहरों में आज मनुष्य में लगभग आपसी प्रेम और अपनत्व समाप्त होता जा रहा है। तो यहाँ लेखक कवि के कहने का ये अभिप्राय है। आगे कवि क्या कहते हैं, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील जल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। तो जहाँ लेखक बैठा है वहीं से उसके पैरों के तले, उसके पैरों के नीचे एक पोखर है। पोखर कहते हैं बच्चों तालाब को। वर्षा के पानी से वो छोटे छोटे जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में जो पानी भर जाता है तो वो तालाब कहते हैं। छोटे तालाब उनको पोखर कहते हैं। तो ऐसा उसमें पानी भरा हुआ है पोखर में, और कवि के पैरों के सामने ही है वो नीचे, और उस पानी में लहरें उठ रही हैं। लहरें क्यों उठ रही हैं? जब हवा चलती है, हवा के चलने से पानी हिलता है, और हिलता हुआ पानी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसमें लहरियाँ उठ रही हैं, लहरें उठती हैं।
नील तल में जो उगी है घास भूरी। और बच्चों, जो पोखर है उसकी तली में, उसके तल में घास उगी हुई है और घास भूरी है। घास भूरी क्यों है? भूरी होने का कारण क्या है? अभी मैंने आपको बताया, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं गांव में, उसमें पानी बरस जाता है। तो पहले वो गड्ढा खाली था, उसमें घास उगी हुई थी, हरी नहीं थी, तो वो धूप के कारण, जलने के कारण भूरी हो गई थी। और वह भूरी घास जब हवा चलती है तो पानी की लहरों के साथ हिलती है, तो ऐसे लगता है मानो वो घास भी लहरियाँ ले रही है, उसमें भी लहरें उठ रही हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। कितनी सुंदर कल्पना की है बच्चों कवि ने। आँख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। प्यास जाने कब बुझेगी। तो कवि क्या कहता है आगे? पुनः प्रकृति का आनंद लेता हुआ प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है कि नील तल में जो उगी है घास, ले रही वह भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। कि उस पोखर के पानी में एक तो घास, भूरे रंग की घास लहरें ले रही है हवा के हिलने चलने से। दूसरा, जो आकाश में सूर्य चमक रहा है उसकी किरणें सीधी पानी में पड़ती हैं। और जब पानी में सीधी पड़ती हैं तो बच्चों, वातावरण के कारण और पानी में सीधी किरणें पड़ने के कारण ऐसे लगता है कि चांदी का बड़ा सा गोल खंबा पानी में पड़ा हुआ है। और वह इतना सुंदर लगता है, इतना चमकीला है कि आँखों को चकमकाता है, कि आँखें भी चौंधी आ जाती हैं। हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत मानवीकरण किया है कवि ने कि हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। कि प्यासे जीव का प्रतीक हैं कौन? पत्थर। जो वहाँ तालाब के किनारे पानी है और किनारे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, और जब लहर उठती है तो पानी उन पत्थरों को भिगोकर वापस आ जाता है और फिर तालाब में आ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर लहरें उठती हैं, फिर चला जाता है। तो कवि कहता है न जाने कब इनकी प्यास बुझेगी। तो दूसरा अर्थ यहाँ पर यह भी है बच्चों, प्यास जाने कब बुझेगी, कि जो शहर में लोग हैं जल्दी से तृप्त नहीं होते, धन की लालसा रहती है, धन के पीछे भागते हैं, व्यापारिक दृष्टि से कार्य करते हैं। तो कवि यहाँ पर भी लाक्षणिक अर्थ लेता है, न जाने कब उनकी प्यास बुझेगी, कब वे तृप्त होंगे। भौतिकता की दौड़ में शहर के लोग सबसे ज़्यादा भागते हैं, तो इसीलिए कवि ऐसा प्रश्न पूछता है कि प्यास जाने कब उनकी प्यास बुझेगी, कब संतुष्टि होगी लोगों को। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चुप खड़ा बगुला, कि पानी में चुपचाप बगुला खड़ा हुआ है। बगुला शब्द सुना है ना आपने? सफ़ेद रंग का पक्षी होता है और बहुत चालाक होता है। और जो व्यक्ति बहुत चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं, उनकी तुलना बगुले से की जाती है ना, बगुला भगत है ये। तो देखने में बहुत सीधे साधा, लेकिन अंदर उनके छल कपट होता है। तो बगुले का स्वभाव ऐसा ही होता है, और ऐसे अवसरवादी लोगों से ही तुलना की है कवि ने बगुले की, जो चालाक और धूर्त लोग होते हैं। कि बगुला क्या कर रहा है? चुपचाप अपनी टांग डुबाए एक टांग पर खड़ा हुआ है, कि कोई सोचेगा ये तो बहुत त्याग तपस्या कर रहा है, खड़ा हुआ सन्यासी है। लेकिन वही बगुला क्या करता है? देखते ही मीन चंचल, जैसे ही चंचल छोटी छोटी मछलियाँ उसके सामने से गुजरती हैं, ध्यान निद्रा त्याग, तो अपने ध्यान निद्रा सब भूल जाता है। उनको त्याग कर, अपना ध्यान हटाकर क्या करता है? तुरंत चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। उन छोटी छोटी मछलियों को उठाकर निगल जाता है, गले में डाल लेता है, और फिर उसी तरह उसी अवस्था में खड़ा हो जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। अब वहीं पर ही देखो कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है। प्रत्येक पक्षी को जो वहाँ दिखाई दे रहा है, एक साक्षात प्राकृतिक सादृश्य तो कवि ने प्रस्तुत किया ही है, और साथ ही लाक्षणिक अर्थ देना भी कवि की अनुपम प्रतिभा का
परिचायक है। कवि क्या कहता है, एक काले माथे वाली चतुर चालाक चिड़िया। पंख कैसे हैं उसके, श्वेत, सफ़ेद रंग के उसके पंख हैं। सफ़ेद पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। वो भी ऊपर से उड़ते हुए आकाश में से आती है और पानी में टूट पड़ती है। एकदम टूट पड़ना, एकदम से हमला कर देना, आक्रमण कर देती है। किसके ऊपर, भरे जल के हृदय पर। पानी में क्यों टूट पड़ती है, क्या दिखाई दे जाता है उसको, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और क्या करती है, एक चटुल मछली, एक चंचल सी सफ़ेद उजली यानी सुंदर सी प्यारी सी छोटी मछली जो बिल्कुल चंचलता से पानी में घूम रही है, और ऊपर से वह चालाक चिड़िया आती है और अपनी पीली चोंच में दबाकर तुरंत फिर से आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि क्या कहते हैं कि और यहाँ से, जहाँ पर कवि बैठे हैं वहाँ से भूमि ऊंची है, जहाँ से उनको बहुत ऊंची ज़मीन दिखाई देती है। और वहाँ पर जो ऊंची ज़मीन दिखाई देती है वहाँ पर क्या है, रेल की पटरी जा रही है वहाँ से। कवि कहता है ट्रेन का टाइम नहीं है, लेकिन किसी ट्रेन के आने का समय है नहीं, और मैं यहाँ बिल्कुल स्वच्छंद हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे जाना भी नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अब कवि आगे प्राकृतिक सौंदर्य को और निखारता हुआ कहता है कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, अनगढ़ का मतलब होता है बिना गढ़ी हुई, कि एक तो बिल्कुल तराश कर किसी चीज़ को बिल्कुल सुंदर और एक जैसा बना देना, लेकिन वो अनगढ़ है, अपने प्राकृतिक स्वरूप में है। ऐसे चित्रकूट की चौड़ी और कम ऊंची पहाड़ियाँ, जो कम ऊंची हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक, बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। और बांझ भूमि इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और वहाँ जो दूर दूर कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हुए हैं, रीवा के कांटेदार पेड़ होते हैं रीवा के, उस पर कोई फल फूल नहीं लगता, तो कांटे ही कांटे दिखाई देते हैं, और वो बंजर भूमि में भी उग जाते हैं। तो जो भूमि उपजाऊ नहीं है वहाँ पर दूर तक कांटेदार रीवा के पेड़ दिखाई देते हैं। और ऐसे उस शांत वातावरण में सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। और वहाँ पर क्या सुनाई देता है, मीठा मीठा रस टपकाता, कि कानों में बिल्कुल मधुरता घोलता हुआ, आनंद प्रदान करता हुआ कानों को क्या सुनाई देता है, सुग्गे का स्वर। सुग्गा कहते हैं बच्चों तोते को। और स्वर कैसा है, टें 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 टें। ये टें की आवाज़ करके जब तोता बोलता है तो कानों को बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या सुन पड़ता है, अच्छा आगे, वनस्थली का हृदय चीरता। वनस्थली वहाँ का जो वातावरण है खेत का, जहाँ पर कवि बैठा हुआ है, उसका वहाँ जो शांत सन्नाटा छाया हुआ है, शांत वातावरण है बिल्कुल, तो वहाँ पर क्या है, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों। उस वातावरण के सन्नाटे को चीरता हुआ, कभी ऊंचा, उठता गिरता का मतलब कभी ऊंचा कभी नीचा, सारस का स्वर सुनाई देता है। और सारस का स्वर कैसे सुनता है, टिरटों टिरटों, इस प्रकार की आवाज़ आती है। और ऐसे सुंदर आवाज़ सुनकर, ऐसी ध्वनि सुनकर कवि को क्या लगता है, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। कवि प्रकृति में इतना खो जाता है, प्रकृति के अनुराग में इतना लीन हो जाता है कि कवि को जब कभी सुग्गे का स्वर सुनाई देता है तो कभी सारस का मनमोहक स्वर सुनाई देता है, तब उन्हें देखकर कवि को लगता है कि काश मेरे भी पंख होते तो मैं भी स्वच्छंदता से आकाश में विचरण करके आता और पंख फैलाकर
सारस के संग जहाँ ये जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, मैं भी वहीं इनके साथ जाता और चुपके चुपके यानी उनकी क्रीड़ाओं को, उनकी लीलाओं को मैं देखता, उनकी प्रेम कहानी सुनता। यानी मैं भी यदि पक्षी होता तो ये सारा आनंद उठा पाता। तो बच्चों, इस प्रकार कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही मनमोहक चित्रण किया है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।